ओके, तो अब जो हमने लेक्चर अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, इस पे हमने देखना है that we will find out the relation between E and H, and we will also discuss this characteristic impedance. Actually this relation is itself characteristic impedance. आगे जो लेक्चर था मैंने तुम्हें बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक टर्म आने वाली है जिसको हम पढ़ेंगे। तो तुम्हें याद है हमने ट्रांसवर्स नेचर जब किया था बच्चों, क्या किया था उस टाइम पे हमने? याद है किसी को प्रोसेस, या दिमाग से सब उड़ गया? हमने क्या कहा था, एक हमारे पास क्या थी, एक वेव इक्वेशन, है ना? उस वेव वेव, इक्वेशन थी। हाँ वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ये एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर, है ना? इसके बाद हमने क्या लिया था, इसका जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन हमने लाया था दैट इज ई आर टी, हमने रेडियल कोऑर्डिनेट में लिया था। ई आर टी इक्वल्स टू क्या था, ई नॉट, जो ई पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड था, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा आर टी माइनस ओमेगा। के डॉट आर, ये था ना? इस तरीके से फिर हमने इसे सॉल्व किया था। हमने पहले फिर ये प्रूफ करा कि डेल ऑपरेटर किसके बराबर है, आईटा के, है ना? और डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर किसके बराबर आया था, माइनस आई ओमेगा। उसके बाद हमने क्या करा था, मैक्सवेल्स इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखा था, डेल और डेल ओवर डेल टी को, और वहां से हमें पता लगा था कि जो तीन वेक्टर्स हैं के, ई और एच। एच, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं किसमें, नेचर में। तो उसमें जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन 3 को सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये टर्म आई थी, वही बच्चों दिख रही है स्क्रीन पे, जो मैं, जिसको मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है। याद आया जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन 4 लिखी थी, क्या थी मैक्सवेल इक्वेशन 4? नहीं 3 में हमने करा था, 4 पे नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन 3 में डेल क्रॉस ई, है ना, माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज रखी थी डेल की और डेल ओवर डेल टी की। तो जो मेरे पास इक्वेशन आई थी, वो आई थी के क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच। ठीक है यहाँ तक? ये उसी से आ गया, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट से आ गया। तो यानी वहां तक का जो काम था, उससे आगे फर्दर हम बढ़े, तो हमें जो मिला था इक्वेशन, जिससे हमने ई और एच को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, वो इक्वेशन थी के क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच। उसके बाद फिर हमने क्या करा था उधर, के को अलग करके हमने एन वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग कर दिया था, एन वेक्टर डायरेक्शनल वेक्टर लिया था, और हमने फाइनली प्रूफ किया था दोनों परपेंडिकुलर। अब देखो हम एक पहले ही प्रूफ कर चुके थे जब के डॉट ई कोस टू क्या आया था, जीरो, कि के और ई क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो के क्रॉस ई क्या होगा, के ई साइन 90 इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच। सो हेयर के ई, यानी यहाँ पर भी हमने एच का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। तो के ई इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा एच। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू क्या आया, म्यू नॉट ओमेगा अपॉन के इंटू एच। और अगर किसी को याद हो, वहाँ हमारे पास ओमेगा अपॉन के की वैल्यू क्या आई थी, सी। सी। ठीक है बच्चों, ये याद आए हैं? गुड। ओमेगा अपॉन के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सी। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट सी इंटू एच। और सी की वैल्यू हमें पता है, हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, ये थी 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद आया इसका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस तो सर। बस क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ म्यू नॉट है, ऊपर एक और म्यू नॉट है, तो एक से एक म्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल। यहाँ कितना बचा, केवल स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट। तो यहाँ से E इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। तो यहाँ से E बाई एच की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन अंडर रूट नॉट। में परफॉर्म। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड आपका, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड्स का रेशियो होता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय जेड नॉट। इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ओके,
और ये इम्पीडेंस मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होते हैं एक्चुअल में, कौन सी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्चुअली इट्स अ रेजिस्टेंस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओम से। और सिंस हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, क्योंकि हमारे पास जो ई अपॉन एच या जेड नॉट की वैल्यू आई है वो आई है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने वैल्यू जब रखी 4 पाई, ये देखो ये ना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रही 8.85 इंटू 10⁻12। 8.81 × 10⁻²। बस इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है 376.72 ओ। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, 2 नंबर की डेफिनेशन में आता है, हमें इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में कई बार ये आता है हमारे पास। ठीक है, द रेशियो जेड नॉट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। ये किसके लिए है वैल्यू, कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आए हैं तो ये फ्री स्पेस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जेड नॉट जो है वो है क्या होगी, यूनिवर्सल वैल्यू। और जबकि किसी अगर दूसरे मीडियम के लिए हम जेड को या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वैल्यू उसी मीडियम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज हमें ये पता लगी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में अगर ट्रेवल करेगी तो मीडियम उसे क्या करेगा, इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा या ऑफर करेगा, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये हर मीडियम की क्या होती है, अपनी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, और फ्री स्पेस के केस में वो क्या होता है 376.72 ओम, है ना। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है धीरे धीरे उसमें क्या होता है, एटीन्यूएशन होना स्टार्ट होता है और मीडियम भी उसका क्या करता है, अपोजिशन करता है। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस समझ में आया। सिंपल मैथमेटिकली अगर हम याद रखें, इट इज सर द आपकी वॉइस रेशियो नहीं ऑफ आ रही। ई अपॉन एच। आवाज नहीं आ रही बच्चों, नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है मेरी सबको, सर धीरे आ रही है। धीरे कैसे। अब तो आई सर थोड़ी सी, पहले बीच में रुक गई थी। अच्छा ऐसा कैसे हो गया भाई, 1 मिनट रुको, डेली ऐसे ही रहता है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो कुछ। वैसे हम लैन वायर यूज करते हैं ताकि स्टेबल रहे, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क स्टेबल नहीं होता, कई बार ऊपर नीचे होता है तो वॉइस में नेटवर्क की वजह से वॉइस भी चले जाती है। अब इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो मैं फ्री स्पेस का डेरिवेशन आता है, कल पढ़ा था हमने, जी। एज इट इज है पूरा का पूरा, केवल और केवल क्या चेंज होना है मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरा डेरिवेशन वही रहना है जो हमने फ्री स्पेस में किया था। इसमें भी रो क्या हो जाएगा, जीरो। फ्री स्पेस में रो जीरो था ना, जे भी यस क्या सर। था, जीरो। जी। डी की जगह क्या आया, एप्सिलॉन ई, और बी की जगह म्यू म्यू एच, यानी डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई मुझे रिलेशन यूज करना है, बी इक्वल्स टू म्यू एच। इन इक्वेशन को देख के मुझे बताओ फ्री स्पेस और किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में किस पैरामीटर का डिफरेंस इसमें आ रहा सर एप्सिलॉन नॉट और म्यू सिर्फ नॉट का। सारे नोट का सेवन। है। गुड। वैक्यूम में ई नोट और म्यू नोट। हाँ यही है अंतर। अब जो भी इक्वेशन में एप्सिलॉन आता था उसकी जगह क्या आ जाएगा अब, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। और जहां म्यू आता था उधर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। और बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अभी कुछ देर, कितनी देर तक हो, 1 मिनट बच्चा। ठीक है कल देख लेंगे, कल के लिए। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम। हाँ हेलो। यस सर। अच्छा हाँ बच्चा, आवाज यस आ रही सर। है मेरी। चलो, यस सर। तो ये देखो जो वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस के लिए हमने डेरिवेशन निकाला था, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आने वाला, केवल एप्सिलॉन की जगह म्यू आ जाएगा। देखो जरा एक बार, देखा है इक्वेशन लिखी हमने, ऐसी थी वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, बस यहाँ पर म्यू नॉट हो जाता था, इधर क्या होता था एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर हम क्या लेते थे, कर लेते थे इक्वेशन 7 का, यहाँ भी हमने कर लिया, देखो यहाँ पर कर लिया, वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे राइट हैंड साइड में, देखो डेल क्रॉस एच। और इक्वेशन 3 से हमने इसकी वैल्यू, फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू लिखी एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। और हमारे पास सेम इक्वेशन
बिल्कुल बनते चले गई। यहाँ आ गया माइनस डेल स्क्वायर ही, कुछ भी चेंज नहीं है, इवन एक स्टेप का भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस म्यू की जगह आपको क्या करते चले जा, म्यू नॉट की जगह म्यू लिख देना, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये। इसलिए इस टॉपिक को हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, बहुत बार ये टॉपिक्स हम रिपीट कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है, काफी बार 2 नंबर में आता है और कई बार ये हो सकता है आपका मिड रेंज के क्वेश्चंस में आ जाए। दैट इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और इसे बोलते हैं स्किन डेप्थ। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में पेनिट्रेट करती है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी लगातार क्या हो जाती है, डिक्रीज होते चले जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हर वेव की प्रॉपर्टी है। जब भी कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करेगी, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ ना कुछ एटीन्यूएशन होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। यानी अगर फ्री स्पेस में कोई आपका फील्ड ई है, ठीक है, तो वो किसी मीडियम के सरफेस में जब हिट करेगा तो ई नॉट से हिट करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सपोज ये इस तरीके से हमारी वेव चल रही थी और जैसे इसने मीडियम को हिट करा, इसका वैल्यू कम होती चले जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एटीन्यूएशन। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या हो रही है आपकी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते चले जाएगी, और ये डिपेंड करेगी किस रेट से डिक्रीज हो रही है। दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका मतलब डिके कैसा होता है इंटेंसिटी में, इट इज एक्सपोनेंशियल डिके। कैसा डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके। यानी अगर कोई भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत बढ़िया से आपका स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो फिर उसमें जो डिके होगा वो आपका एक्सपोनेंशियली इसमें होगा। ये ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है आपका। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वेव का है, जब वो वेव क्या कर रही है, किसी मीडियम को हिट कर रही है। सपोज ये वेव मेरे पास आई थी और यहाँ पर इसे एक मीडियम मिला, और इस मीडियम को ये हिट करने के बाद इसमें क्या होगा, डैम्पिंग स्टार्ट हो गई, यानी एटीन्यूएशन स्टार्ट हो गया। तो यानी जब इसने इस सरफेस को हिट करा तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, और उसके बाद ये लगातार डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ई नॉट यहाँ पर क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट द सरफेस। द एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा इज गिवन बाय, इसको बच्चों तुम लोगों ने याद रखना है। अब कितने बच्चे से याद रख पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसका नंबर लाना है 100 में से 100, उसे तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग इसे याद कर सकते हो, तो क्योंकि आगे का सॉल्यूशन आसान है। इससे पहले भी तो तुम्हारे पास, हमारे पास यहाँ से हट गया फिलहाल तुम्हारे सिलेबस से, एक और टॉपिक हुआ करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, है ना। और जहाँ कंडक्टिंग मीडियम आता था, जो अभी तक तुमने देखी हैं इक्वेशंस, उससे बहुत ऊपर के लेवल में हम लोग पहुँचते थे। कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा होते थे, नए नए कांस्टेंट आते हैं, और लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। तो बस तुम लोग सर ये इसका मानो, अल्फा का नहीं है कुछ डेरिवेशन या इसका डेरिवेशन ऐसा? नहीं है बच्चों, इसकी केवल वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। इसका डेरिवेशन अगर करने लगे तो हमें पूरा कंडक्टिंग मीडियम पढ़ना पड़ेगा, और उस कंडक्टिंग मीडियम को पढ़ने का मतलब है, फिर जो थोड़ा बहुत तुम लोग को अभी समझ में आया, कई बच्चों को वो उन्हें यही टफ लग रहा है, तो वो ये भी पढ़ना छोड़ देंगे। तो बस बात ये रहेगी, यूनिवर्सिटी ने इसे हटा दिया सिलेबस से, तो केवल हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। याद हो जाए बहुत बढ़िया, हमारे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। नहीं याद। अदरवाइज, हाँ बेटे, अगर अगर याद नहीं रहा फिर? डेफिनेशन याद रखो इसके, एटीन्यूएशन कांस्टेंट की फिर ये इसका जो ये क्या कहते हैं फिर? अभी ये कहाँ यूज होगा मैं बता रहा हूँ। अभी अगर एटीन खाली तुम्हारे पास स्किन डेप्थ की डेफिनेशन आती है, तो इसे नहीं भी लिखोगे तुम्हें नंबर मिलेंगे। स्किन डेप्थ में क्या लिखना होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस होती है, सपोज, अब ध्यान देना, इस पे बाद में जाएंगे एक्सप्रेशन पे। सपोज ये मेरे पास क्या था, इसने इस सरफेस को हिट करा, ठीक है, एक सरफेस था यहाँ पर दूसरे मीडियम का, उसे इस
वेव ने हिट किया। इसके बाद इसमें लगातार क्या होगा, एटीन्यूएशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होता है, आपका जो फील्ड है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो कितना रह जाता है, 1/e टाइम्स टू द सरफेस फील्ड। ठीक है, इस सरफेस पे इसने हिट किया था, सपोज यहाँ पर कितना था, ई नॉट। इसके बाद ये लगातार डिक्रीज हो गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे फील्ड कितना हो गया, ई नॉट बाई ई। यानी आपका जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड 1/e टाइम्स हो जाए सरफेस के फील्ड का, उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ। उसको क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। यानी अगर तुम ये चीज लिख दोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को नहीं भी लिखते। इस एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, वो अभी हमें नेक्स्ट स्लाइड्स में पता लगेगी। समझ में आया? तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और स्किन डेप्थ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस at which the field becomes 1/e times of the surface field is called skin depth। आसान है ना, स्किन डेप्थ की डेफिनेशन तो आसान है ना। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, एक मीडियम को उसने हिट किया और उस मीडियम के अंदर उसने हिट सरफेस पे हिट करने के बाद एंट्री करी, और जब भी किसी मीडियम में आएगी तो एटीन्यूएशन जरूर होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका जो फील्ड है वो 1/e टाइम्स रह जाता है सरफेस के फील्ड का। इसे बोलते हैं हम लोग स्किन डेप्थ। समझ में आया बच्चों? दैट इज E इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई, जहां पर हो जाए ये डिस्टेंस होती है स्किन डेप्थ, और x इक्वल्स टू लेमडा से इसे डिनोट करता है। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। और हमने क्या बोला कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर फील्ड कितना रह जाए। सपोज अगर मेरे पास क्या है यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि फॉर x इक्वल्स टू लेमडा, मैंने मान लिया कि लेमडा क्या है, स्किन डेप्थ है, E बिकम्स ई नॉट बाई ई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी अब मेरे पास, ई नॉट बाई ई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा, एक्स की जगह क्या आ गया, लैम्डा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ई नॉट से ई नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस अल्फा लैम्डा। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर पावर को एक हम मैच करेंगे या इनको कंपेयर करेंगे, तो अल्फा लैम्डा इक्वल्स टू क्या बना, 1। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या बन गया, 1/अल्फा। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, कुछ जगह पे डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यानी आपका दूसरी डेफिनेशन यहाँ से बनी, द डिस्प्ले दैट इज द स्किन डेप्थ इज रेसिप्रोकल ऑफ एटीन्यूएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट जो हमने देखा था। ठीक है, यानी ये स्किन डेप्थ की का फॉर्मूला नहीं था, ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। ठीक है, और जबकि जो स्किन डेप्थ है वो एटीन्यूएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। और बाय डेफिनेशन ये क्या होती है, ई बाई स्मॉल ई, यानी ई नॉट बाई स्मॉल ई। ये बताओ बच्चों, ये समझ में आया तुम लोग को जो मैंने बताया? किसी की आवाज नहीं आ रही? सर ए नोट बाई क्या बताया आपने की ई वैल्यू? नॉट बाई ई, मैंने क्या बताया, कोई भी आपके पास, ये सपोज ये व्हाइट वाला जो है ये एक मीडियम है और ब्लैक वाले मीडियम से आपकी लाइट बीम आ रही है, ये सब फ्री स्पेस था। जब यहाँ से बीम ने इस सरफेस को हिट किया तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, ई नॉट। ठीक है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी थी, ई नॉट। और इसने जैसे इसको हिट किया, इसमें क्या होनी शुरू हुई, इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करी, इसमें डैम्पिंग होनी स्टार्ट हुई, एटीन्यूएशन हो गया। और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये ई की वैल्यू कितनी रह जाती है, ई नॉट बाई ई। ठीक है, ई नॉट बाई, यानी 1/e टाइम जिस डिस्टेंस पे आपका फील्ड रह जाए, इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। ठीक है,
जी सर। और एक्चुअल में ये रेसिप्रोकल होता है किसका, एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। वो भी हमने देख लिया कैसे ये आता है। ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा। तो समझ में आया था, लिखा भी है द स्किन डेप्थ इज 1/एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं एक, कई बार ये ऐसा 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्लूड करा है ऐसे कि ये आपका कहता है कि प्रूफ करो जो आपका जो स्किन डेप्थ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और नहीं करती। इंसुलेटर के केस में एक चीज पॉसिबल है, जबकि कंडक्टर्स के केस में दूसरा आपकी चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कि एक में तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे, दूसरे पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करे। तो चलो देखते हैं। जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पे जो स्किन डेप्थ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि इंसुलेटर पे नहीं करती। तो देखेंगे उसे कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला हम अभी तक लिख रहे थे, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ है म्यू ऑफ एप्सिलॉन बाई 2, बड़ा टिपिकल सा फॉर्मूला है। तो जब प्रैक्टिस करोगे, जो कर सकता है ऐसे कर ले अच्छे से, अदरवाइज स्किन डेप्थ की डेफिनेशन तो उसे अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये तो जरूर आती है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है एक्स्ट्रा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है। फॉर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के केस में सिग्मा बहुत बड़ा होता है भाई। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आपका 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, गुड कंडक्टर के केस में जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है, इट इज क्वाइट, दैट मीन्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस 1। तो इसलिए हम सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन के ई के रिस्पेक्ट में 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ हमने क्या करा, सिग्मा अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट करा, और पावर हाफ थी, तो पावर हाफ होने से क्या हुआ, ये सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन यहाँ पर केवल हमारे पास बचेगा। तो ये बचा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन -1। अब अगेन ये म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन -1 है। अगेन सिंस ये जो वैल्यू हमने बोला 1 से बहुत बड़ी है, तो फिर से ये 1 हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ नेग्लेक्ट। जब हमने से नेग्लेक्ट करा तो केवल क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक हो गया। और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। एप्स इससे ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये ओमेगा जब अंदर आएगा, ठीक है, ये ओमेगा कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा, तो एक ओमेगा हमारा ऊपर बच जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास टर्म बची, इट्स म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 की पावर हाफ। सर हाँ बेटे, ये आवाज नहीं आ रही। आवाज कम आ रही यस है। सर। सर नहीं। हेलो। यस हाँ, सर। आवाज हेलो। कम है या आ ही नहीं रही। समय मतलब अटक रही है, बीच में कट भी अटक जाती रही है है, सर, लैग हो रही है। समझ भी बीच आता में कट रही थी। सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। पता नहीं हाँ, क्यों नहीं बोल रहे बच्चे, मैं यही तो सोच रहा था। मैं भी यही सोच रही थी, कोई बोल दे। चलो देखता हूँ मैं, 1 मिनट जरा रुकना। हाँ, भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं, खुद ही समझ एक मेरे को मिनट, तो पढ़ क्लियर नहीं रहे है। तुम लोग को, नींद आ रही है मुझे पता। मेरे को तो क्लियर। टॉपिक ऐसा चल रहा है, 1 मिनट रुक। उसे तो ऑफलाइन में समझ में आएगा अब। सर हम कल आके आपसे डाउट पूछ लेंगे, ये सही रहेगा। कल ये तो पढ़ के छुट्टी फिर कर दिया समझ अदिति लेंगे। मैम ने। अब कल कैसी आ तो रही है छुट्टी आवाज, है। अब ठीक है। पहले से तो ठीक है सर। पहले से ठीक है। सर पर आप भी कम ही रही है। यस सर। हेलो। तेरी तो आ रही है भाई आवाज। अब ठीक आ रही है। हाँ बच्चों, अभी हेलो। ठीक है आवाज। हेलो। हेलो। सर गए क्या? आवाज आ रही है, क्या हुआ, 1 मिनट रुको। हेलो। यस सर आ रही है। आ गई। यस सर। आज मेरा सिस्टम बीमार हो गया एक्चुअली, इसको ना ये हैंग चल रहा है, इसे मुझे ठीक कराना था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा अभी, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
अभी आवाज ठीक है पहले से? यस सर। हाँ, बता देना मुझे कहीं पर ब्रेक हो रही होगी तो आवाज। टॉपिक थोड़ा ऐसा चल रहा है, इसमें तो आवाज आ भी रही होगी, कहीं को नींद आ गई होगी तो आवाज ऐसी ब्रेक लग रही होगी, है ना? बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है। अब जो लास्ट के 2-3 टॉपिक बच रहे हैं टिपिकल होने वाला है भाई, कल क्लास में हम इन्हें करेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर, एक मान के चलो 2 या 3 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट अभी हमारा रह रहा। किस न्यूमेरिकल दिन ज़्यादा आएगा टफ नहीं मंडे है। के टेस्ट में? हाँ, पूरी यूनिट आएगी। पूरी आएगी? और क्या, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आसान है और कम है, ठीक है? ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, मेन चीज़ जो है ये इक्वेशंस ही हैं जो हम लोग सर कर आप रहे तो हैं। इसे भी आसान बता रहे थे, हमें तो बहुत हार्ड लग रही है। ये हार्ड लग रही है? सर ऑनलाइन हो रही है ना इसलिए। ये हार्ड इसलिए लग रही है क्योंकि जो तुम ऑफलाइन होता तो ये इतना हार्ड सर नहीं एक लग तो रहा इसे था। याद रखना मुश्किल लगा बहुत ज्यादा इसमें। तो तुम्हें, चलो मैं जब क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगा कैसे तो इसे याद रखना है, क्या तरीके हैं, है ना? और किन टॉपिक्स को आपने ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में आते हैं, और किन टॉपिक्स को तुम ऑप्शंस के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है? और किन को तुम्हें कंपलसरी तैयार करना है, क्योंकि देखो हर यूनिट से तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो पैटर्न कर बनाती है उसके अकॉर्डिंग हर यूनिट से तो क्वेश्चन आते हैं, उनमें इंटरनल चॉइस होती है, यानी हर यूनिट से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? तो ये अब थोड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलते होंगे, आपको कुछ अंदाजा है वो मिनट में? सब मिल जाएंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो, वो हम प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें, ठीक अच्छा, आप है? कर दोगे? ओके सर। मैं कर दूंगा तुम्हें। अभी करो, अभी पहले पढ़ो, प्रीवियस ईयर के सर बाद देखेंगे। सर हाँ, आपकी भी लैब फाइल बनेगी? हाँ, लैब फाइल बनेगी, मुझे और पूछना था कैसे हाँ सर वो लैब सर, कल लैब बी सर लैब कराओगे आप? लैब होगी, हाँ कल लैब होगी, कल सर लैब तो करेंगे। फाइल कल आना पड़ेगा फिर। कॉलेज से ही मिलेगी? फाइल मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं कॉलेज से नहीं मिलेगी, कुछ उसका अभी क्या परफॉर्म है, मुझे एक बार पूछना पड़ेगा उसके, मैं अभी, चलो अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ओके सर। मैसेज कर दूंगा किस तरह की वो बननी है। चलो इससे आगे करें अब। देखो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि प्रूव दैट द स्किन डेप्थ डज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी फॉर गुड कंडक्टर्स एंड इज इंडिपेंडेंट फॉर इंसुलेटर्स। अब गुड कंडक्टर के केस में सिग्मा बहुत लार्ज होता है एज कम्पेयर टू वन, तो जो पूरी वैल्यू है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ये इट्स क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू वन। अगर ये बड़ा है तो सिग्मा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वन से, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर हो रहा है। तो इसकी वजह से देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था इसमें हम वन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, ठीक है? जब वन को इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे, इसी में तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये आसान लगे, एक बार देख लेते हैं इसे। ये वन के रिस्पेक्ट में अगर इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? केवल सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बचेगा ना? जी सर। और इधर आपका ये ब्रैकेट चल ही रहा है, माइनस पावर हाफ माइनस वन, ठीक हो गया? और ये ब्रैकेट हमारे पास है, अभी बाहर की वैल्यूज में नहीं लिख रहा, अभी इस ब्रैकेट को। अब ये पावर हाफ में है, तो ये जो भी स्क्वायर हैं ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन माइनस वन। अभी हमने देखा कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ये काफ़ी बड़ा है वन के कंपैरिजन में, तो दोबारा से मैं इस वन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये बना सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ये था करली ब्रैकेट वाली टर्म। करली ब्रैकेट के बाहर क्या था, म्यू एप्सिलॉन बाई टू, इधर ओमेगा है, और इसकी पूरी पावर थी आपकी 1/2। अब अगर मैं इसे अंदर लेके जाऊं, म्यू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन और इधर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, तो क्या होगा? ये बनेगा म्यू एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये केवल बचेगा म्यू सिग्मा अपॉन ओमेगा, 2 ओमेगा, ठीक? और इसकी पावर क्या हो गई, पूरी हाफ। अब यहाँ पर हम देखें, अगर ओमेगा इसके अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा म्यू सिग्मा बाई 2 ओमेगा, ठीक हो गया? इसकी पावर है हाफ, तो यहाँ से एक ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2, ठीक हो गया? इसकी पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू आई आपकी? ये वैल्यू है अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू ये है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन
क्या होती है? अल्फा। डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा। ठीक हो गया? डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा। और 1/अल्फा की मतलब क्या है? 2/ओमेगा म्यू सिग्मा, स्क्वायर रूट में था। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। तो ये कितना बना? 2/2πf म्यू सिग्मा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? डेल्टा इक्वल्स टू 1/√πf म्यू सिग्मा। क्या इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है इस एक्सप्रेशन में? आ रही है ना? यस। इसलिए जो डेल्टा है फॉर गुड कंडक्टर्स वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसलिए लिखा गया क्योंकि इस पे बेस्ड हमारा ये कैलकुलेशन था। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने का। देख के डरते ही रहोगे, समझ में कुछ नहीं आने का। जब तक जाके से नहीं सॉल्व करोगे पेपर में, कॉपी में, तुम्हें तब तक ये बहुत टफ लगेगा। जिस दिन तुमने एक दो बार इसे सॉल्व कर लिया, तुम्हें ये उतना ही आसान रहेगा। इसके लिए तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक हो गया? इसी तरीके से हम किसके लिए करते हैं? फॉर, ये देखो, इसी तरीके से हम करते हैं फॉर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स के केस में अब क्या होता है? सिग्मा इज 2 < 1। ठीक है, 2 < 1 है तो इसका एक्सपोनेंशियल ओपन करते हैं, फिर से हम टर्म्स को रीअरेंज करके कुछ टर्म हमारी कैंसिल होती हैं। अब इसमें ओमेगा हमारे पास नहीं है। ओमेगा नहीं है, इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाली टर्म भी इसके अंदर नहीं है। इसलिए जो हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, उसमें जो स्किन डेप्थ है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आसान है। इसको हम अब क्या करेंगे? सिग्मा अप इज 2 < 1, सो दिस particular term will be open exponentially, not exponentially, we open it as like binomial expansion, and then we will again solve out the terms. Some will cancel out, some will be common, and finally we will have the term for delta in which we do not having frequency. So that's why the skin depth is independent of frequency for bad conductors, or we can say insulator or dielectrics. तो बच्चों यहाँ तक का काम तुमने करना है। कल 2 टॉपिक हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कल हम इस यूनिट को क्या कर देंगे? फिनिश। और हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ तुम्हें इसमें किसने फोकस करना है और किस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों? जी सर। हाँ, तुम लोग बस सुन हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लो सर। चलो अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। कुछ लोग तो अभी सोए होंगे, उन्हें तो सर समझ में भी नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। इधर सुन रहे हैं हम। चलो, अब सर इसको आप देख क्या हो गया करते इसको देख करते देख के निकला है। डरते मत रहना, ऐसे जाके पढ़ो। एक बार जब कॉपी में सॉल्व करोगे ना अपने आप से लिख के, तुम्हें अपने आप इस आसान लगेगा। यस सर, पढ़ेंगे। एक बार जब पूरी यूनिट पढ़ लोगे, तुम ये मान के चलोगे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अभी टफ लग रही होगी मुझे पता है, लेकिन आगे नहीं लगने वाली। आज 31 बार। ओके, 1 मिनट सर बच्चा, 1 मिनट, 1 मिनट, पहले मैं 1 मिनट रुको।